पश्चिम बंगाल का चुनाव ये कोई सीधी साधी पॉलिटिकल रेस नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही पेचीदा पहेली है और इसकी जड़ें वो इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। और इस पहेली के बिल्कुल बीच में एक ऐसा नंबर है जो आपको चौंका देगा। 91 लाख। जी हाँ, 91 लाख वोटर्स जिन्हें हाल ही में वोटिंग लिस्ट से ही हटा दिया गया है। बस यही एक सवाल पूरी कहानी को समझने का दरवाजा खोल देता है। सोचिए जरा, एक लोकतंत्र में 91 लाख वोटर्स आखिर गायब कैसे हो सकते हैं? तो ठीक है, चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि वोटर्स के नाम हटाने की ये जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो आखिर है क्या। अच्छा, तो जिस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है उसे कहते हैं SIR, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की एक रूटीन प्रक्रिया है। इसका काम है वोटर लिस्ट को साफ सुथरा रखना, मतलब डुप्लीकेट नाम या कोई गलती हो तो उसे हटा देना। लेकिन बंगाल में जिस तरह से इसे लागू किया गया है उस पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप ये लग रहे हैं कि एक खराब सॉफ्टवेयर जरा सी स्पेलिंग मिस्टेक पर भी नाम फ्लैग कर रहा है, और तो और कुछ खास चुनाव क्षेत्रों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है कि 27 लाख लोगों ने इसके खिलाफ अपील तो की, लेकिन ज्यादातर मामलों का फैसला आने से पहले ही नई वोटर लिस्ट फाइनल कर दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों लोग जो कह रहे हैं कि वो लेजिटिमेट वोटर्स हैं, और उनमें से कुछ तो 2002 से भी पहले से वोट देते आ रहे हैं, हो सकता है कि वो इस चुनाव में अपना वोट ही ना डाल पाए। देखिए, ये जो वोटर्स वाला मुद्दा है, ये तो बस एक चिंगारी है। असल में ये राज्य की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर्स के बीच चल रही एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये लड़ाई है आरोपों की। एक तरफ है सत्ता में बैठी TMC, जो केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाती है कि वो ED जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि TMC भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा में डूबी हुई है। और जहां तक आरोपों की बात है, तो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि सत्ताधारी TMC पर कई बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसमें सारदा स्कैम, रोज वैली स्कैम और कोयला घोटाले जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इन सारे घोटालों और आरोपों के बावजूद TMC ने हर अगले चुनाव में अपनी सीटें बढ़ाई ही हैं। मतलब इन आरोपों का उनकी चुनावी जीत पर कोई खास असर नहीं पड़ा। और यहीं से एक गहरा सवाल पैदा होता है। सवाल ये कि बंगाल आज इस मोड़ पर पहुंचा कैसे, और इसका जवाब आज की राजनीति में नहीं, बल्कि बंगाल के लंबे और सच कहें तो दर्दनाक आर्थिक इतिहास में छुपा है। तो चलिए अब उस इतिहास पर नजर डालते हैं जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे तैयार होती है। एक जमाना था 17वीं सौ के दशक में, जब बंगाल दुनिया का एक बड़ा इकोनॉमिक हब हुआ करता था। लेकिन फिर उसे एक के बाद एक कई जबरदस्त झटके लगे। पहले देश का बंटवारा हुआ, और फिर आज़ादी के बाद केंद्र की कुछ ऐसी नीतियां आईं जिन्होंने बंगाल की सारी इंडस्ट्रियल एडवांटेज ही छीन ली। तो दशकों तक चले इस पतन और बढ़ती गरीबी का नतीजा ये हुआ कि लोगों के मन में कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के खिलाफ एक गहरी भावना बैठ गई, एक शक पैदा हो गया। और इसी भावना ने एक खास तरह की पॉलिटिकल कल्चर को जन्म दिया। एक ऐसी संस्कृति जहां जोर इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर नहीं, बल्कि वेलफेयर स्कीम्स और सब्सिडी पर दिया जाने लगा। इस इंडस्ट्री विरोधी माहौल की सबसे सटीक तस्वीर शायद 2008 में देखने को मिली थी, जब रतन टाटा ने जबरदस्त राजनीतिक विरोध के बाद अपनी टाटा नैनो फैक्ट्री को बंगाल से हटाने का फैसला किया। तब उन्होंने कहा था, आप किसी के सिर पर बंदूक रखकर फैक्ट्री नहीं चला सकते। ये सिलसिला चलता रहा। पिछली सरकारों ने लेबर यूनियनों को ताकत दी, जिसका नतीजा अक्सर फैक्ट्रियों के बंद होने के रूप में सामने आया। और अब जो मौजूदा सरकार है वो भी इसी रास्ते पर है, बस तरीका थोड़ा बदल गया है। अब जोर है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और वेलफेयर स्कीम्स पर। और ये जो आर्थिक प्राथमिकता है वो इस आंकड़े से बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर हम तमिलनाडु से तुलना करें, जिसका बजट लगभग बंगाल के बराबर ही है, तो बंगाल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 45% कम खर्च करता है। और ये वही खर्च है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। नतीजा है 7.72 लाख करोड़ रुपए का एक भारी भरकम सरकारी कर्ज। ये रकम पिछले 14 सालों में 4 गुना बढ़ गई है।
तो ये जो पूरा इतिहास है, ये आज बंगाल के वोटर को एक बहुत बड़ी दुविधा में लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है टीएमसी का आजमाया हुआ मॉडल, यानी वेलफेयर और सब्सिडी वाली राजनीति, और दूसरी तरफ है बीजेपी जो प्रो बिजनेस अप्रोच का वादा कर रही है, साथ में अपनी कल्चरल पॉलिटिक्स तो है ही। तो असल बात यह है कि पॉलिटिकल डिबेट अब इस पर नहीं हो रही कि इकोनॉमिक रोड मैप क्या होगा, बल्कि ये तो एक तरह से फ्रीबीज यानी मुफ्त की योजनाओं पर बोली लगाने की जंग बन गई है। और यहीं पर हम बंगाल की उस पहेली के सबसे बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं। बंगाल के वोटर के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या वो तत्काल मिलने वाली आर्थिक मदद को चुने या फिर लंबे समय में इंडस्ट्रियल रिवाइवल के वादे पर दांव लगाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बंगाल का भविष्य तय करेगा।